नमस्कार वकील आपको मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला और हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट धर्मेंद्र सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं महिलाओं के अधिकार के बारे में। साथ ही साथ हम बात करेंगे महिलाओं को लेकर के क्या कुछ कानून बनाए गए हैं, और साथ ही साथ आप हमसे जुड़ सकते हैं और आपके मन में जो भी सवाल हो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो महिलाओं को लेकर के क्या कुछ कानून बनाए चुके हैं और क्या कुछ महिलाओं के अधिकार है, इस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। धर्मेंद्र जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि महिलाओं को भारतीय संविधान में क्या कुछ अधिकार प्राप्त हैं? देखिए, जो समाज है वो समाज पुरुष प्रधान है। ऐसी स्थिति में महिलाओं के संरक्षण और विकास के लिए भारतीय संविधान में जो प्रोविजंस दिए गए हैं वो प्रोविजंस महिलाओं के अधिकारों को संरक्षित करते हैं और महिलाओं के विकास में योगदान देते हैं। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो आर्टिकल 14 में समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार सभी के लिए है, वो चाहे मेल हो या फीमेल हो। इसी प्रकार हम अगर आर्टिकल 15 की बात करते हैं तो आर्टिकल 15 में जो प्रोविजंस हैं उन प्रोविजंस में कोई भी स्टेट गवर्नमेंट भारतीय संविधान की परिधि में आने वाला प्रत्येक राज्य अपने राज्य में महिलाओं के संरक्षण संवर्धन के लिए कानून बना सकता है। ये आर्टिकल 15 में प्रोवाइडेड है। इसी प्रकार अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 16A की बात करते हैं तो 16A में जो प्रोविजंस हैं उसमें जिस तरीके से 14 में समानता का अधिकार दिया गया है वो पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसी प्रकार जॉब के लिए भी कोई भी फीमेल अपने जॉब के सिक्योर करने के लिए, जॉब को करने के लिए स्वच्छंद है। वो भारतवर्ष में कहीं भी जाके अपना योगदान देते हुए अपनी नौकरी को कर सकती है। ये जो जॉब के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस दिए गए हैं उसमें महिलाओं को पुरुषों की तरह ही समान रूप से हर डिपार्टमेंट में जॉब करने के अधिकार हैं। उन जॉब के अकॉर्डिंग जो बेनिफिट मिलते हैं वो बेनिफिट लेने के अधिकार हैं। साथ ही साथ महिलाओं को कुछ एडिशनल राइट भी दिए गए हैं, जैसे मातृत्व, जब मातृत्व रिलीफ लेने की बात होती है, अवकाश लेने की बात होती है, वो रिलीफ एक स्पेसिफिक वीमेंस के लिए है। और इस तरह के बहुत सारे बेनिफिट हैं जो वीमेन को मिल सकते हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। साथ ही साथ 16 के बाद अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 39A और B की, तो 39A और B में जो प्रोविजंस हैं वो भी बहुत क्लियर हैं, वीमेन के फेवर के लिए हैं कि वीमेन अपने राइट को सिक्योर कर सकती है और अपने जो भी राइट हैं उनका एग्जीक्यूशन कर सकती है। साथ ही साथ हम आर्टिकल 243 की अगर बात करते हैं तो 243 में जो प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के जॉब हैं उन जॉब में रिजर्वेशन की बात आती है, यानी वीमेन के लिए रिजर्वेशन कंपलसरी है। जो भी वैकेंसीज निकलेंगी, अर्थात जो रिक्तियां हैं उन रिक्तियों के सापेक्ष जो पद निकलेंगे उन पदों में महिलाओं के नौकरी को सुनिश्चित करना कॉन्स्टिट्यूशन के इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग कंपलसरी है। और उस आर्टिकल में जो प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग महिलाओं को उनका अधिकार मिल रहा है। तो भारतीय संविधान में जो महिलाओं को अधिकारात दिए गए हैं वो अधिकारात का प्रयोग करते हुए महिलाएं अपना संरक्षण और संवर्धन कर सकती हैं। और जो आर्टिकल 14 से लेके 243 तक के प्रोविजंस हैं उन प्रोविजंस में महिलाओं को बृहद अधिकार दिए गए हैं जो पुरुषों की तरह समान रूप से कार्य कर सकती हैं, समान रूप से सारे फायदे ले सकती हैं और अपने जीवन को मर्यादा पूर्वक विकसित कर सकती हैं। जी, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं हरिद्वार से, मणिपाल जी हैं। आप सवाल पूछिए अपना। मणिपाल जी, सवाल पूछ लीजिए। लगता है संपर्क टूट गया। आप हम सफर से जुड़ सकते हैं तो लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं महिलाओं के अधिकार के बारे में, क्या कुछ अधिकार उनको संविधान में प्राप्त हैं। साथ ही साथ हम ये भी बात कर रहे हैं कि क्या कुछ कानून महिलाओं को लेकर के बनाए गए। अगर आपको कोई परेशानी है, किसी भी महिला को कोई परेशानी आ रही है तो वो हमसे जुड़ सकती है और वकील जी से अपना सवाल पूछ सकती है। आज क्योंकि हमारा विशेष कार्यक्रम है सिर्फ महिलाओं के ऊपर ही जुड़ा हुआ है। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, राम अवतार जी हैं। आप सवाल पूछिए, राजस्थान से हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही है, फिर से सवाल पूछिए। संविदा कार्मिक महिला है कोई? हेलो जी, सवाल पूछिए। संविदा कार्मिक है कि स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत है? मैडम संविदा के अंदर कार्यरत है, जी, वो काफी सालों से कार्य कर रही है अलग वेतन में, जी, तो उन सवाल पूरा महिलाओं के करिए। लिए कोई उन महिलाओं के लिए कोई कानून है क्या जो उनको नियमित करके? ठीक है। देखिए, जो भी महिलाएं या पुरुष संविदा कार्मिक के रूप में किसी भी विभाग में कार्यरत हैं, तो उनके लिए एक अच्छे योगदान देने के साथ साथ जो सर्विस रूल्स हैं उनको फॉलो करना भी महत्वपूर्ण होता है। और यदि जो टेम्परेरी आबंधन है, यानी टेम्परेरी अपॉइंटमेंट है उनका संविदा कर्मी के रूप में, यदि उनके द्वारा सर्विस रूल्स को फॉलो करते हुए ईमानदारी पूर्वक अपना योगदान दिया जा रहा है, तो ऐसे संविदा कर्मियों के लिए जो डिपार्टमेंट में रिक्तियां होती हैं, उन रिक्तियों के सापेक्ष प्राथमिकता दी जाती है नियुक्ति के लिए। आप जिस डिपार्टमेंट में, स्वास्थ्य विभाग में यदि आपके कथनानुसार आप जिन की सिफारिश कर रहे हैं या जिनके लिए आपने प्रश्न पूछा है वो स्वास्थ्य विभाग में यदि कार्यरत हैं, तो स्वास्थ्य विभाग भी स्टेट गवर्नमेंट के जो रूल्स और ऑर्डिनेंस है उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है। जो पद रिक्त है उस पद के सापेक्ष जो संविदा कर्मी हैं और यदि उनकी एलिजिबिलिटी है, तो प्राथमिकता में उस संविदा कर्मी को नियुक्ति मिलनी चाहिए अगर उन्होंने सारे संविदा कर्मी के रूल्स को फॉलो किया है और कभी भी उनके खिलाफ कोई भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी नहीं हुई है। यदि इसके बावजूद विभाग आपको सहयोग नहीं करता है नियुक्ति के संबंध में, तो आपको अपनी स्थायी नियुक्ति के लिए यानी परमानेंट अपॉइंटमेंट के लिए आपको रिट फाइल करने के राइट भी है। ऑनरेबल हाई कोर्ट में आप रिट फाइल करते हुए अपने परमानेंट अपॉइंटमेंट के लिए रिलीफ सीख कर सकते हैं और उसमें आप सारे कंटेंट को मेंशन कर सकते हैं कि आपने टेम्परेरी अपॉइंटमेंट के साथ इतने समय तक कंटिन्यूअस वर्क किया। यहाँ पे कंटिन्यूअस वर्क वर्ड आना इसलिए बहुत जरूरी है कि लगातार योगदान देना आपके अच्छे कार्य को प्रदर्शित करता है। तो ऐसी स्थिति में यदि आप याचिका में जाएंगे तो आपको निश्चित रूप से बेनिफिट मिलेगा और आप परमानेंट एम्प्लॉय के रूप में एम्प्लॉयमेंट पा सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। तो लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमसे सवाल भी पूछ सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं महिलाओं को लेकर के, महिलाओं के अधिकार को लेकर के हम बात कर रहे हैं और महिलाओं के लिए क्या कुछ विशेष कानून बनाए गए हैं उसको लेकर के हम बात करेंगे। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao.
GGS एजुकेशन ग्रुप। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं कानपुर से। अरुण, सवाल पूछ लीजिए। हेलो। हाँ जी, सवाल पूछिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, नमस्कार जी। जी नमस्कार। मेरा प्रश्न ये है कि हम सीनियर सिटीजन हैं जी 64 ईयर्स के हैं और हमारी वाइफ, हम दोनों जने मकान में अकेले रहते हैं। जी तो हमारे पड़ोस में जो रहते हैं वो बहुत ज्यादा ब्लैकमेल करते हैं कि हम आपको झूठे मुकदमे में फंसा देंगे और ये कर देंगे। तो क्या सीनियर सिटीजन के लिए क्या नियम कानून है जिसकी वजह से हम बच सके उनसे कि वो झूठे चीजों में ना फंसाएं हमको? देखिए, वरिष्ठ नागरिक को संरक्षण देने के लिए संवैधानिक व्यवस्था भी है और कानून भी है। ऐसी स्थिति में यदि कोई आपको हैरेस करता है, हैरेस करने के पीछे कोई ना कोई पर्पस होगा उनका। इस तरह के बुजुर्ग लोगों को एक साथ रहने के जहां पर भी इस तरह के मामले देखने में आते हैं, प्रायः मैंने भी इस तरह के कुछ मामलों को देखा है, तो आसपास के लोग उनके मकान को लेने के लिए या उनसे कुछ फायदा लेने के लिए इस तरह की हैरेसमेंट की प्रोसीडिंग्स करते हैं। आपके साथ जो वो हैरेसमेंट कर रहे हैं उसकी आप कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं संबंधित थाने में। अब संबंधित थाने में कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए आपको थाने में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप ऑनलाइन मुख्यमंत्री पोर्टल से अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। यदि आप कंप्यूटर और मोबाइल के जानकार हैं तो आप ऑनलाइन अपनी कंप्लेंट को मुख्यमंत्री पोर्टल पर दर्ज करा सकते हैं। साथ ही साथ जो शिकायत के लिए नंबर हैं उन नंबरों को भी आप डायल करके कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। 112 पे 112 पे आप शिकायत कर सकते हैं, 100 डायल भी कर सकते हैं। इस तरीके से जो आपकी कंप्लेंट है वो कंप्लेंट आपके कहे गए कथन का मतलब मेरा ये है कि जिस तरीके से वो आपको हैरेस करते हैं, यदि वो आपको फोन पर धमकी देते हैं तो वो कंटेंट्स आपको लिखने हैं। वो यदि आपके घर में आके न्यूसेंस क्रिएट करते हैं तो वो आपको कंटेंट्स लिखने हैं। और आप उन कंटेंट्स के साथ में यदि कंप्लेंट दर्ज कराते हैं तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों के खिलाफ गंभीरतम कार्रवाई हो सकती है। साथ ही साथ आप जिलाधिकारी महोदय को भी एक प्रार्थना पत्र भेज सकते हैं लिखित रूप से। उस प्रार्थना पत्र को आप जिलाधिकारी महोदय की जो वेबसाइट है उसमें आप मेल कर सकते हैं। उस कंप्लेंट में आप सारा ब्यौरा लिखेंगे तो सीनियर सिटीजन के लिए जो एक्ट के अकॉर्डिंग प्रोविजंस हैं उसमें स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ जिले का प्रशासन आपकी मदद करने के लिए बाध्य है और वो आपको पूरी सिक्योरिटी देंगे। आपका जो संबंधित थाना है उस थाने को जिले के कप्तान के माध्यम से, जिले के जिलाधिकारी के माध्यम से जो निर्देश जाएंगे उसके अनुसार प्रत्येक थाने में अब जो प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी उनके थाना क्षेत्र में सीनियर सिटीजन हैं उनका ख्याल रखने की जिम्मेदारी थाना इंचार्ज की है। लेकिन थाने में आपका सीनियर सिटीजन होने का इंडोर्समेंट होना चाहिए। और अगर आपको इस तरह की कोई संभावना है तो आपके घर के आसपास जो पुलिस पिकेटिंग होती है वो आपके आसपास घर के लगाई जानी कंपलसरी है। ये स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स हैं, डायरेक्शंस हैं। तो ऐसी स्थिति में आप थाने को सूचना दीजिए, एसएसपी महोदय को सूचना दीजिए, जिलाधिकारी महोदय को सूचना दीजिए। आपका पूरी तरह संरक्षण और सुरक्षा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। हमारे साथ मीना जुड़ चुकी हैं, सवाल पूछ लीजिए। ना 23 साल से जॉब कर रही हूँ,
पर डेली रेटेड से अभी 1/3 में आई हूँ। मेरे को अभी तक परमानेंट जॉब नहीं दिया लोग। तो अभी हम टीवी में देखी तो हम पूछती हैं कि इसका क्या उपाय है, क्या किया जाए। हम 20 साल की हो गई है। मीना जी, आप अपनी टीवी का वॉल्यूम धीमा कर लीजिए। सवाल पूछिए। हाँ, 23 साल हो गया जॉब करते हुए जी। मैं इलेक्शन ऑफिस में काम करती हूँ जी। और मुझे अभी तक परमानेंट नहीं किया लोग। डेली रेटेड से 1/3 में आ गई हूँ जी। पर उम्र भी 50 साल हो गया। तो इसका क्या उपाय है वकील साहब? देखिए, आप 23 ईयर्स से लगातार टेम्परेरी अपॉइंटी के रूप में काम कर रही हैं, यानी तदर्थ नियुक्ति आपकी हुई और उसके हिसाब से आप 23 साल से काम कर रहे हैं। आपका योगदान यदि निर्वाचन कार्यालय में अकॉर्डिंग टू सर्विस रूल्स है तो आपको परमानेंट एम्प्लॉय के रूप में उन्हें नियुक्त करना चाहिए था पद के सापेक्ष में। लेकिन यदि आपको ये लाभ नहीं मिला है तो आप उस लाभ को प्राप्त करने के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट में याचिका प्रस्तुत कर सकती हैं और जो सर्विस रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको, यदि आपका योगदान सही तरीके से है तो आपको सर्विस रूल्स को फॉलो करते हुए अपॉइंटमेंट डिपार्टमेंट में करने के निर्देश ऑनरेबल हाई कोर्ट से प्राप्त हो सकते हैं। उस डायरेक्शन के बाद आपकी जो रिटायरमेंट की उम्र है उस उम्र से पूर्व आपकी नियुक्ति हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। तो लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं और आपके मन में जो भी सवाल है आप हमसे पूछ सकते हैं। अभी हमने बात करी कि महिलाओं के अधिकार के बारे में, अब हम बात कर लेते हैं कानून के बारे में। भारतीय दंड संहिता में महिलाओं के साथ हुए अपराध में क्या कुछ कानून है धर्मेश जी? देखिए, इधर पूरे देश में जो कानून है उस कानून के अनुसार जो महिलाओं के साथ होने वाले अपराध हैं उन अपराधों में कठोरतम कार्रवाई हो रही है। अर्थात न्यायालय भी इस तरह के केसेस को एक्सपीडिशली डिसाइड कर रहे हैं और जो भी महिलाओं के साथ घटनाएं हो रही हैं उसमें त्वरित न्याय हो रहा है। हम अगर आईपीसी की बात करते हैं तो आईपीसी में जो प्रोविजंस हैं उन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग यदि कोई ऑकरेंस हुआ है तो उस ऑकरेंस के अकॉर्डिंग पनिशमेंट के प्रोविजंस हैं। हम स्टार्टिंग करते हैं आईपीसी के सेक्शन 354 से, तो छेड़खानी से लेकर के 376 यानी बलात्कार की घटना तक हर न्यायालय ने इन सब संज्ञेय अपराधों पर त्वरित संज्ञान लेते हुए केस को एक्सपीडिशली डिसाइड करने के जो डायरेक्शंस हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, ऑनरेबल सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसके अकॉर्डिंग कोर्ट के जो प्रोसेस हैं वो बहुत जल्दी पूर्ण हो रहे हैं और केसेस का निस्तारण भी हो रहा है। साथ ही साथ ये अपराध हुए महिलाओं को छेड़खानी करने और उनके साथ बलात्कार करने के। इसके साथ ही साथ जो बच्चे नाबालिग हैं, बच्चियां नाबालिग हैं, उनके अपहरण में 363 का अपराध कारित होता है, तो वो भी 376 होने के साथ दोनों सेक्शन को आपस में जोड़ दिया जाता है। ये गंभीर अपराध की श्रेणी में आते हैं। साथ ही साथ अगर हम विवाहोत्तर बात करते हैं, विवाह के बाद की बात करते हैं, तो 498A में जो दहेज मांगने के साथ साथ प्रताड़ना का विषय है, यदि किसी विवाहित महिला के साथ में दहेज की मांग को लेकर के प्रताड़ना दी जाती है तो वो 498A के अंतर्गत कार्रवाई कर सकते हैं। इसी प्रकार जो महिलाएं अभी अमेंडमेंट 376 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नए संशोधन किए उसके अकॉर्डिंग यदि हम बात करते हैं 2012 के बाद से लगातार अमेंडमेंट्स हुए हैं। 354 में भी अमेंडमेंट हुए हैं। उन अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग जो भी इस तरह के गंभीरतम मुकदमे हैं उन मुकदमों का निस्तारण सीआरपीसी के जो प्रोविजंस हैं यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है उसके अकॉर्डिंग न्यायालय शीघ्र करती हैं। और यहाँ पे अगर हम एविडेंस एक्ट की बात करते हैं तो न्यायालय को यह भी स्वविवेक दे दिया गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा कि यदि किसी महिला के साथ में इस तरह के गंभीर अपराध कारित हुए हैं तो उसमें एविडेंसेस जो प्राइमा फेसाई मिल जा रही हैं वो एविडेंस यानी लड़की का कथन
ही पर्याप्त है किसी भी अपराधी को सजा देने के लिए। साथ ही साथ मैं दहेज की बात अगर कर रहा था 498A की, तो उसके साथ में यदि विवाहिता की मृत्यु होती है, यानी उसका यदि हत्या कर दी जाती है दहेज के मांगने के साथ में, तो 304B के जो प्रोविजंस हैं वो प्रोविजंस के मुकदमे भी के जो कोर्ट में ट्रायल चलता है वो बहुत एक्सप्लिसिटली डिसाइड किए जा रहे हैं, और त्वरित जो न्याय का सिद्धांत है वो कहीं ना कहीं इस तरह के गंभीर मामलों के लिए न्यायालय एक्सेप्ट कर रही है, यानी अंगीकृत कर रही है, और इस तरह के विचारणों को जल्दी से जल्दी खत्म कर रही है। आईपीसी में इन सेक्शंस के अलावा और भी कई प्रोविजंस हैं जिसमें महिलाओं के संरक्षण के लिए प्रोविजंस दिए गए हैं। अब जो संशोधन हो गए हैं उन संशोधन में जो अपराधी है उन अपराधियों को बहुत कठोर दंड मिलने के विधान हैं। जी, तो लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। आज हमारा विशेष कार्यक्रम महिलाओं के ऊपर आधारित है, किस तरीके से महिलाओं को लेकर के क्या कुछ उनके अधिकार हैं और साथ ही साथ क्या कुछ कानून उनके लिए बनाए गए हैं, इस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और सवाल भी पूछ सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली सवाल की ओर। महिलाओं को संरक्षण के लिए और विशेष क्या कुछ कानून बनाए गए हैं? धर्मेंद्र जी, देखिए, जो अपराध घटित होते हैं उन अपराधों के लिए इस स्पेसिफिक कोड, यानी जो आईपीसी है, उस आईपीसी में जो सेक्शंस है उसके अकॉर्डिंग अपराध घटित होने पर दंड के विधान हैं। लेकिन उन दंड के विधानों को जी मैं आपको रोकना चाहूंगी। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुरादाबाद से हर्ष हैं, सवाल पूछ लीजिए। लगता है संपर्क टूट गया, आप हमसे फिर से जुड़ सकते हैं। तो टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश होते चले जा रहे हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। और आप सभी दर्शकों से अपील करना चाहती हूँ, आप जब भी हमसे जुड़ें तो आप अपनी टीवी का वॉल्यूम थोड़ा धीमा करके रखें। धर्मेंद्र जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जो आईपीसी के कोड हैं, जो सेक्शंस हैं आईपीसी में, उन सेक्शंस के अकॉर्डिंग जो घटना घटित होती है वो प्रथम सूचना रिपोर्ट में सेक्शन दर्ज किए जाते हैं। उसके बाद जो उनका ट्रायल चलता है न्यायालय के समक्ष, यानी सीआरपीसी के जो प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग जो विचारण चलता है न्यायालय में, उस विचारण को भी त्वरित निस्तारित करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट के बहुत सारे डायरेक्शंस हैं, बहुत सारी अभी रूलिंग भी इन सब सब्जेक्ट्स पे आई हैं। अगर हम निर्भया कांड से प्रारंभ करते हैं और हाथरस के बिटिया कांड तक की बात करते हैं, तो हर जगह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बहुत ही गंभीरता से संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही साथ वीमेन के लिए इस देश में और बहुत सारे कानून बनाए गए हैं जो कानून बहुत प्रभावी हैं। उदाहरण के तौर पर हम फैमिली कोड एक्ट की बात करते हैं जो 1954 में आया। उसके बाद हम हिंदू सक्सेशन एक्ट की अगर हम बात करते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट की बात करते हैं, ट्रिपल तलाक पे जो विधेयक 2017 में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ला के कानून बनाया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है मुस्लिम महिलाओं के लिए भी ये, जिसमें सजा के प्रोविजंस हैं। धर्मेंद्र जी, वैसे एक दर्शक जुड़ चुके हैं राजस्थान से, भूदेव हैं, सवाल पूछ लीजिए। भूदेव जी, सवाल पूछिए। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, आप सवाल पूरा करिए। हाँ जी, भूदेव शर्मा। हाँ जी। हाँ जी, मेरी खातेदारी जमीन है जी, उसके अंदर तहसीलदार ने मुझे बिना सूचित किए सीमा जानकारी दे दिया जी। और रात को जाकर के लोगों से मेरे जो जाली लगी हुई थी स्टेशन में उसको तोड़वा करके, उसमें मेरे पेड़ थे, कटहल के पेड़ था 10 पेड़, चंदन के पेड़ तो 2, 4 अनार के 4 नींबू के, उसको तोड़ दिए, ऊपर चिन्ह मेड़ दिया। मैंने सारे में रिपोर्ट दर्ज कराई जी, तो उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है धर्मेंद्र जी। भूदेव जी, आपकी खेतियर भूमि है, उस जमीन पर जो पेड़ थे या जाली थी या जो भी उसकी बैरिकेडिंग का अरेंजमेंट था, उसको यदि तहसीलदार महोदय ने इलीगली डेमोलिश कर दिया है, यानी उनको गिरा दिया है, पेड़ को गिरवा दिया है, कटवा दिया है, तो निश्चित रूप से ये गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। और चूंकि ये सरकारी विभाग में कार्यरत अधिकारी हैं, ऐसी स्थिति में इनके लिए स्पेसिफिक कोर्ट में प्रोविजंस हैं एफआईआर दर्ज कराने के लिए। 156(3) की अगर हम बात करते हैं तो स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं, लेकिन आपके कथनानुसार आपने थाने में उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी है। अब यदि उस प्रथम सूचना रिपोर्ट में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो आपको जिले के कप्तान महोदय को प्रार्थना पत्र देके
जो भी आपके बयान हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को वो बयान दर्ज करने चाहिए। और यदि संज्ञेय अपराध की श्रेणी में है, गंभीर अपराध की श्रेणी में है, तो चाहे वो किसी भी पद पर आसीन हो, उनको परमिशन लेने के साथ गिरफ्तारी के प्रोविजंस भी हैं। तो पुलिस को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में, नॉन बेलेबल ऑफेंस होने की श्रेणी में उनको यदि 7 साल से अधिक सजा के प्रोविजन वाले सेक्शन उनके ऊपर लगाए गए हैं, तो उनको गिरफ्तार करने के प्रोविजंस भी हैं। और वो पुलिस त्वरित कार्रवाई करे, इसके लिए आप जिले के कप्तान को, डीजीपी को लिखित रूप से शिकायत करिए, उस शिकायत के लाइट में कार्रवाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। हमारे साथ एक दर्शक नीतू जुड़ चुकी हैं, लखनऊ से हैं, सवाल पूछिए। जी हाँ वकील साहब, हमारा प्रश्न ये है कि हमारे पापा जो थे 2 भाई थे जी। तो पापा तो हमारे नहीं है, लेकिन उनके छोटे भाई अभी हैं जी। तो हमारे दादाजी का एक मकान है, तो उन्होंने दादाजी से वो मकान अपने नाम लिखवा लिया था जी। तो हमारी मम्मी अभी है, तो क्या हमारी मम्मी का उस मकान पे कोई अधिकार नहीं है क्या? देखिए, आपके दादाजी की जो अचल संपत्ति है, उस अचल संपत्ति पर उनके सारे लीगल हेयर्स का राइट है, यानी जो सक्सेसर है सबका अधिकार है, उसमें आपका ही वैधानिक अधिकार है। आपको अपना वैधानिक अधिकार प्रूफ करने के लिए कोर्ट के समक्ष अपने पार्टीशन या डिक्लेरेशन का सूट फाइल करना चाहिए, और डिक्लेरेशन का सूट फाइल करने के साथ ही आपके राइट को कोर्ट डिक्लेयर कर देगी। जहां तक आपके कथनानुसार एक बात स्पष्ट होती है कि आपके चाचा ने आपके बाबा की संपत्ति को अपने नाम से एकल रूप से दर्ज करा लिया है, तो जो दर्ज कराना यानी जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई होगी वो या तो किसी वसीयत के माध्यम से उन्होंने ट्रांसफर कराई होगी या कोई अन्य ट्रांसफर डीड होगी। तो जो विल या अदर ट्रांसफर डीड है, उस डीड को आप न्यायालय के समक्ष चैलेंज करिए कि ये डॉक्यूमेंट बिना मेरी जानकारी के, बिना बाबा की सही जानकारी के ये डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कराया गया और इसके अकॉर्डिंग इन्होंने अपने नाम से इस प्रॉपर्टी का एकल स्वामित्व हस्तांतरण करा लिया है, यानी एब्सोल्यूट टाइटल ट्रांसफर करा लिया है। अगर आप उस डॉक्यूमेंट को चैलेंज करते हुए उस प्रॉपर्टी पे अपने राइट को क्लेम करने के लिए डिक्लेरेशन सूट फाइल करेंगे, तो निश्चित रूप से कोर्ट से डिक्री आपके फेवर में होगी और आपका राइट आपको इस्टेब्लिश होकर कोर्ट के द्वारा प्राप्त होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। हमारे साथ संजय जुड़ चुके हैं लखनऊ से, सवाल पूछिए। नमस्कार मैम। हाँ जी नमस्कार, सवाल पूछिए। मेरा सवाल है, मेरी सिस्टर की शादी 2018 में हुई जी। उन्होंने मतलब उसका कुछ वो नहीं किया, अलग नहीं रहे सही तरीके से, तो उनके खिलाफ कौन सा एविडेंस लिया जाए और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए? आपसे निवेदन है संजय जी, आपकी आवाज में स्पष्टता नहीं थी, कृपया फिर से प्रश्न पूछिए। आपकी सिस्टर के लिए जो भी कार्रवाई हुई है उसको स्पष्ट करेंगे तो आपको उत्तर देना आसान होगा। मेरी सिस्टर की शादी 2018 मई में हुई थी और उनको किसी प्रकार से कुछ सही देख रेख नहीं कर रहे हैं। देखिए, आपकी जो बहन है उनका जो विवाह हुआ है 2018 में, यदि ससुराल के लोग और जो आपकी सिस्टर उनके पति यदि सही तरीके से देखभाल नहीं कर रहे हैं, तो आपकी सिस्टर को वैधानिक अधिकार है। सीआरपीसी के जो प्रोविजंस हैं उसमें सेक्शन 125 में उनको अपना मेंटेनेंस लेने के अधिकार हैं, यानी भरण पोषण का पूर्ण अधिकार अपने पति से जो भी राशि है न्यायालय के आदेशानुसार प्राप्त कर सकती हैं, भरण पोषण कर सकती हैं। और यदि देखभाल सही तरीके से न करने के पीछे अभिप्राय ये है कि उनके द्वारा, पति के द्वारा और पति के परिवार के लोगों द्वारा यदि प्रताड़ित किया जा रहा है, तो आपकी बहन की तरफ से उन लोगों के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी हो सकती हैं। और यदि कोई दहेज की मांग की जा रही है तो 498 के AK प्रोविजंस है, उसमें भी कार्रवाई हो सकती है। जो भी घटना है यानी जो भी ऑकरेंस है, उस ऑकरेंस के अकॉर्डिंग आपको कार्रवाई करनी चाहिए। आपकी बहन को मेंटेनेंस यानी भरण पोषण पाने का पूर्ण अधिकार है। आपकी बहन को यदि कोई प्रताड़ना शारीरिक, मानसिक या सामाजिक तौर पर मिल रही है तो उसको IPC के अंतर्गत कार्रवाई करने का अधिकार है। साथ ही साथ यदि उसको मानसिक प्रताड़ना भी मिल रही है तो वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में प्रोविजंस हैं, उसके अकॉर्डिंग सेक्शन 12, 19, 20, 21 के प्रोविजंस का बेनिफिट लेते हुए वो कार्रवाई कर सकती है। लेकिन इसके लिए न्यायालय के समक्ष उनको परिवाद दाखिल करना पड़ेगा और उस परिवाद में न्यायालय उनको उपशम देने के लिए कानूनी तरीके से सक्षम है।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। तो लगातार हमसे दर्शक जुड़ते चले जा रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। और कई बार हमें पता नहीं होता कि महिलाओं के क्या कुछ अधिकार होते हैं, क्या कुछ कानून बनाए जाते हैं। इसको लेकर के आज हमारा विशेष कार्यक्रम है, आप हमसे जुड़ सकते हैं। और हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, हाथरस से हैं राजेश जी, सवाल पूछिए। राजेश जी सवाल पूछ लीजिए। लगता है संपर्क टूट गया, आप हम सफर से जुड़ सकते हैं। तो आज विशेष कार्यक्रम हमारा महिलाओं को लेकर के है, जिसमें आप पूछ सकते हैं कि क्या कुछ आपके अधिकार होते हैं, साथ ही साथ क्या कुछ कानून बनाए जाते हैं। कई बार हमें बहुत सारी परेशानियां हो जाती हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं होता कि हम किस तरीके से लड़ाई लड़ सकते हैं। इसको लेकर के विशेष कानून बनाए गए हैं और क्या कुछ अधिकार आपके होते हैं, इसके बारे में आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। हमारे साथ हर्ष जुड़ चुके मुरादाबाद से, सवाल पूछिए। हाँ सर, नमस्ते सर। नमस्कार। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी, सवाल ये है सर जी, मेरा सब सवाल ये है कि वे ने दूसरा विवाह कर लिया है जी, तो उसके डॉक्यूमेंट वो वोटर लिस्ट और आई कार्ड मिल गया, वोटर आई कार्ड, क्या वो मान्य होगा? देखिए, दूसरा विवाह जो किया गया है, उस दूसरे विवाह के किया जाने के यदि प्रमाण आपके पास में है तो उस प्रमाण के अनुसार आप कार्रवाई कर सकते हैं। आपका जो प्रश्न है उस प्रश्न में स्पष्टता कम है। अगर आप स्पष्ट रूप से अपना प्रश्न पूछेंगे तो आपको कानूनी तरीके से रिप्लाई देना और आसान हो जाएगा। हरस्वरूप जी एक बार फिर से अपना सवाल पूछ लीजिए। लगता है संपर्क टूट गया है, आप हमसे फिर से जुड़ सकते हैं। हमारे साथ मुंबई से प्रमोद जुड़ चुके हैं, सवाल पूछिए प्रमोद जी। हाँ, मेरा सवाल ये है जी कि मैंने जगह से बैनामा कराया था मैंने जी, तो वो क्या हो गया, मैं उसे बैनामा करा के मैं बम्बई रिटर्न आ गया, तो उसमें रोड के साइड का जो जगह था उसमें वो जगह को मैंने चौहद्दी दिखा के बैनामा करा लिया था। तो बाद में मेरे बैनामा कराने के बाद कुछ समय के बाद कोई पीछे का जगह भी बैनामा कराया, तो बैनामा कराने के बाद वो बोलते हैं कि मैं रोड के तरफ मैं भी लूंगा। तो मैं बोला ऐसा तो हो नहीं सकता। और वो जो मेरे इधर के होते हैं, वो नापने वाले नेपाल होते हैं, उनको पूछा तो उन्होंने बोला नहीं ये गलत तरीका, आपने पहले बैनामा कराया, आपका चौहद्दी है, तो आप रोड के तरफ जो जगह आप बैनामा कराए हैं उसके हकदार आप हैं, वो नहीं आ सकते। लेकिन वो बोल रहे हैं कि नहीं हम इस पे आ सकते हैं, तो इसका निवारण कैसे हो सकता है? मैम प्रमोद जी, जो आपने बैनामा कराया है उस बैनामे में जो चौहद्दी दी हुई है, यानी जो उसकी बाउंड्री वॉल दी हुई है, उन बाउंड्री वॉल के अकॉर्डिंग ही आपको लैंड का स्वामित्व प्राप्त हुआ है, आपको मालिकाना हक प्राप्त हुआ है। यदि उसके किसी एक दिशा में रोड है तो आपको रोड साइड की ही प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए। और इसके बाद यदि फिजिकली वहाँ पर कोई दूसरा पक्ष विवाद करने की स्थिति में है या वो अपना राइट वहाँ पर इस्टेब्लिश करने की बात कर रहा है या क्लेम करता है, तो आपको ये अधिकार है कि आप सिविल कोर्ट में इंजंक्शन सूट फाइल कर दें। एक निषेधाज्ञा के उपशम के लिए एक दीवानी का मुकदमा दाखिल करें सिविल कोर्ट में, और उसमें कोर्ट से ये प्रेयर करें कि ये जो बैनामा है, इस बैनामे में इस प्रॉपर्टी के हम इस बाउंड्री वॉल से मालिक हैं, और इसमें जो सेकंड पार्टी है वो इंटरफेरेंस करना चाहती है, तो उनको थ्रू इंजंक्शन रोक दिया जाए कि वो हमारी प्रॉपर्टी में इंटरफेरेंस ना करें। तो कोर्ट आपको आसानी से स्टे इस बात का दे देगी कि आप अपनी प्रॉपर्टी पे अपना उपयोग उपभोग करें, उसमें निर्माण कराएं और उसका रोड साइड पे ही इस्तेमाल करें। दूसरे पक्ष को ये रोक देने से वो आपकी प्रॉपर्टी पे किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको इसके लिए एक इंजंक्शन सूट सिविल कोर्ट में जहां आपकी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के जिले के सिविल कोर्ट में आपको फाइल करना है, और वहाँ पे आपको एक इंजंक्शन टेम्परेरी या परमानेंट प्राप्त कर लेना है। फिर आपको परमानेंट रिलीफ मिल जाएगा, सेकेंड पार्टी आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। तो लगातार हम बात कर रहे हैं महिलाओं के अधिकार के बारे में, क्या कुछ कानून महिलाओं को लेकर के बनाए गए हैं, और भी कई सारे सवाल हैं जो हम धर्मेंद्र जी से जानेंगे। लेकिन यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
के न्यूज, खबरों का सारथी। IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी और टेस्ट में बड़े मस्त है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके रायबरेली से हैं। राजकुमार जी, सवाल पूछिए। निगम बरेली में। हाँ जी, सवाल पूछिए। वो उनका ध्यान 23/3 को हो गया। राजकुमार जी, एक बार फिर से अपना सवाल दोहराइए। मेरे पिताजी उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में पीसी के पद पर नियुक्त थे जी, जिनका ध्यान 23/3/2000 को हो गया जी। ये अभी तक उनके मृत्यु राशि के संबंध में मुझे आज तक नौकरी नहीं मिली। पहले लेटर चपरासी का आया, उसके बाद डिलीवरी का दिया, और उसके बाद कह रहे हाई स्कूल करो, उसके बाद कह रहे इंटर करो, और 2008 में मुझे संविदा पे रखा, और मैं आज तक संविदा पे चल गया हूँ, और मेरे बाद वाले सब परमानेंट कर दिए। देखिए, आपके पिताजी का निधन हुआ, जो योगदान था योगदान देने के दरमियान हुआ। ऐसी स्थिति में आपको आपके पिताजी की जगह जो सर्विस रूल्स हैं उसके लाइट में जॉब मिलना चाहिए था, लेकिन आपका उस समय उम्र का मुझे लगता है कुछ ऐसा व्यवधान रहा होगा जिसकी वजह से आपको उम्र और आपकी क्वालिफिकेशन दोनों को, इस वजह से आपको उस समय जॉब नहीं मिला। आपने यदि विद इन अ टाइम, जैसे 3 ईयर का ड्यूरेशन था, आपने उसको अप्लाई किया होगा, तो उसमें आपको जो जो क्वेरीज थी पूरा करने में समय लग गया। इस बीच में आप संविदा कर्मी के रूप में इतने वर्षों से कार्य कर रहे हैं, तो आपके लगातार कार्य करने के एवज में आपको आपके पिताजी के ना रहने के बाद जो बेनिफिट मिलने चाहिए, डिपार्टमेंटल बेनिफिट्स, वो सारे बेनिफिट आपको मिलने चाहिए। आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप ऑनरेबल हाई कोर्ट में एक रिट फाइल करें, और रिट फाइल करते हुए ये सारे कंटेंट्स को उसमें मेंशन करें। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अभी इसमें कई प्रतिपादित सिद्धांत इस तरह के मैटर्स में दिए हैं। 2 मैटर्स तो इरिगेशन डिपार्टमेंट के मेरे अपने व्यक्तिगत ज्ञान में भी हैं। तो आप निश्चित रूप से यदि ऑनरेबल हाई कोर्ट में रिट फाइल करके आपके कंटेंट्स को प्रॉपर प्रेजेंट करते हुए अपने परमानेंट जॉब की बात करते हैं, तो कोर्ट आपको रिलीफ दे सकती है। लेकिन आपको उसके लिए डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में गवर्नमेंट के रूल्स के साथ में ऑनरेबल हाई कोर्ट में याचिका प्रस्तुत करनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, शिव कुमार हैं, सवाल पूछिए। हाँ, सवाल पति पत्नी 2 हैं। अब पति ने जो है अपने भतीजों के नाम में वसीयत कर दी है, चल संपत्ति सब खेती जो है अपने भतीजों के नाम कर दी है। क्या उसमें पत्नी का हक पहुंचता है या नहीं पहुंचता है, ये जानकारी है चाहिए। देखिए, पति ने जो अपनी अर्जित धन से जो संपत्तियां बनाई हैं, मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि उन्होंने जो भी प्रॉपर्टी परचेज की है, उस प्रॉपर्टी के लिए यदि उन्होंने अपना पर्सनल कोई भी जो इनकम थी उसका यूज़ किया है, तो उनके अपने राइट होते हैं, लेकिन उस राइट में पत्नी का भी राइट समाहित होता है। जो वाइफ हैं उनको भी यदि अधिकार नहीं मिला है तो वो मिलना चाहिए। यदि उन्होंने वसीयत किसी अन्य को कर दी है, तो वसीयत में जो आधार दिया होगा, भतीजों के द्वारा उनकी सेवा की जाती होगी, या भतीजे उनके नियरेस्ट होंगे इसलिए उन्होंने वसीयत कर दी होगी, क्योंकि प्राइमा फेसाई हस्बैंड के जो लीगल हेयर के रूप में फर्स्ट राइट है उसकी वाइफ का है। तो आपको आपकी वाइफ, मतलब वो हस्बैंड है, उनकी वाइफ को राइट इस्टेब्लिश करने के लिए न्यायालय के समझ जाना चाहिए, और जो वसीयत हुई उस वसीयत को चैलेंज करते हुए
सेटिसाइड करने का प्रोसेस करना चाहिए। यदि वसीयत डिक्लेरेशन के माध्यम से सेटिसाइड हो जाती है तो जो उनके हस्बैंड की प्रॉपर्टी हैं उनके लीगल हेयर के रूप में उनकी वाइफ को ट्रांसफ़र उन प्रॉपर्टियों का मिल जाएगा और वो एब्सोल्यूट ऑनरशिप में उसको एंजॉय कर सकती हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, आलोक हैं दिल्ली से, सवाल पूछिए। आलोक जी सवाल पूछ लीजिए। आलोक जी आपको आवाज आ रही है? लगता है संपर्क टूट गया। आप हमसे फिर से जुड़ सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं अपने खास कार्यक्रम में महिलाओं के अधिकार के बारे में, महिलाओं के कानून के बारे में। विशेष कानून क्या कुछ है इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। धर्मेंद्र जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी, दर्शकों को जैसा कि मैं अवगत करा रहा था कि जो महिलाएं हैं उनके लिए स्पेशल एक्ट भी बनाए गए हैं। उन एक्ट के अकॉर्डिंग वीमेंस को उनके राइट सिक्योर करने के बहुत अच्छे सॉल्यूशंस मिलते हैं। हम बात करते हैं फैमिली कोड की। फैमिली कोड 1954 में आया, उसके बाद से हिंदू सक्सेशन एक्ट की बात करते हैं, या जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है उसकी हम बात करते हैं। ये सारे एक्ट ऐसे हैं जो महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण करते हैं। इसके साथ में ही इमूवल ट्रैफिकिंग के केसेस हैं उसके लिए प्रोविजन एक्ट आया, वो एक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2017 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ट्रिपल तलाक पे, ट्रिपल डाइवोर्स पे जो विधेयक पास करते हुए कानून बनाया, वो कानून भी बहुत महत्वपूर्ण है। मुस्लिम महिलाओं को जो अधिकारात मिले उसके अनुसार कोई भी मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी को एक ही स्थान पर 3 तलाक नहीं दे सकता है। वो जो प्रोविजंस हैं डाइवोर्स के शरीयत में और मुस्लिम लॉ में, उन रूल्स को फॉलो करने के साथ ही साथ उसको इस विधेयक के अकॉर्डिंग भी डाइवोर्स लेना पड़ेगा। अब कोई भी ट्रिपल डाइवोर्स को एक जगह पर एक साथ नहीं कर सकता। ये एक संज्ञेय अपराध के रूप में आ गया है। इसमें पुलिस बिना किसी वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है। आज बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जिसके अकॉर्डिंग बेनिफिट मिलता है। साथ ही साथ महिलाओं के जी एक हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं, आपको मैं रोकना चाहूंगी। वाराणसी से हमारे साथ आनंद जी जुड़ चुके हैं, सवाल पूछिए। आनंद जी सवाल पूछिए अपना। लगता है संपर्क टूट गया है। हमारे साथ सुशीला जुड़ चुकी हैं लखनऊ से, सवाल पूछिए। हेलो मैडम, ये कह रहे थे हमारी छोटी बहू है तो वो परेशान कर रही है थोड़ा, और वो धमकी देती है दहेज का दावा कर देंगे। और वो बात ये है कि पिताजी हमारे एक्सपायर हो गए थे तो क्या कहते हैं, वो आज एक्सपायर हो गए थे तो उनकी नौकरी बड़े लड़के को मिल गई है। तो वो माता जी को घर पे नहीं रहने दे रही है, टेंशन देती रहती है और मारने की धमकी। उसके पिताजी आते हैं, वो मारने की धमकी देते हैं कि हमारे हिसाब से काम होगा, नहीं तो फिर तुम घर में नहीं रह सकती हो, मार देंगे तुम्हें जान से। देखिए, ये जो घटना है, इस घटना की आपको रिटन कंप्लेंट करनी चाहिए। आपकी मदर को यदि इस तरह से थ्रेट करती हैं वो उनकी बहू, और जो भी उनका एक्ट है, उन सारे बातों को लिखते हुए आपको लिखित शिकायत जिले के एसएसपी महोदय को, जिलाधिकारी महोदय को और डीजीपी महोदय को रजिस्टर्ड डाक से भेजनी चाहिए, और उसकी रिसिप्ट और वो एप्लीकेशन अपने पास आपको रखनी चाहिए। उससे आपका प्रायर इंटीमेशन देना प्रूफ होगा कि कोई भी घटना अगर भविष्य में घटित होती है तो उसके लिए जिम्मेदार जो आपकी माताजी हैं उनकी बहू होगी। साथ ही साथ वो अगर माताजी को उनके घर से निकालने के लिए किसी तरह की कोई धमकी देती हैं तो माँ को ये अधिकार है कि वो अपनी जो भी उनकी प्रॉपर्टी है उसमें वो रहते हुए अपना जीवन यापन कर सकती हैं। फोर्सफुली उनकी जो बहू है वो उनको बेदखल नहीं कर सकती है। माँ अपने अगर सीनियर सिटीजन है तो उसके बेनिफिट को भी ले सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में कानून का सहारा लेने से ही आपकी माताजी और उनके परिवार का संरक्षण हो सकता है। आप अपनी माताजी को सलाह दीजिए कि वो कंप्लेंट सभी ऑफिसर्स को रिटन में रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित करें और उसके रिकॉर्ड को अपने पास सुरक्षित रखें। साथ ही साथ ये उसके द्वारा कोई भी इलीगल एक्ट किया जाता है तो उस इलीगल एक्ट में तुरंत कार्रवाई करते हुए आप मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं। मुख्यमंत्री पोर्टल के साथ साथ आप 112 और डायल 100 पे भी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं।
तो सीनियर सिटीजन के लिए और वीमेंस के लिए ये जो अधिकारात हैं, इन अधिकारात के अकॉर्डिंग आपकी मदर की सुरक्षा भी होगी और संरक्षण भी होगा। उनके बहू द्वारा किए गए एक्ट का कोई प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। हमारे साथ नरेंद्र जुड़ चुके हैं मेरठ से। सवाल पूछिए। हेलो जी, सवाल पूछिए नरेंद्र जी। हाँ जी, हाँ, मैं मेरठ से बोल रहा हूँ जी। जी हाँ, मैं साहब मेरठ से बोल रहा हूँ जी। ये बताइए साहब, मुझे मेरी लड़की की बहू ने घर से मार पीट के निकाल दिया है। क्या वो जबरदस्ती मेरे घर में रह सकती है? अभी ये बताया था सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा आदेश हुआ है जिसमें बहू को ससुर के घर में रहने का अधिकार है? देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी एक प्रतिपादित सिद्धांत दिया, उसमें ये कतई नहीं कहा है कि ससुर की इच्छा के बिना कोई बहू जबरदस्ती उनके घर में रह सकती है। आप सीनियर सिटीजन हैं, आपको अपनी प्रॉपर्टी को सिक्योर करने के राइट हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यदि वो प्रतिपादित सिद्धांत आप अवलोकित करें यानी पढ़ें, तो उसमें बहू के लिए जो अधिकार दिया गया है, बहू अपने पति और अपने ससुराल के लोगों की सहमति से वहाँ रह सकती है। वहाँ फोर्सफुली या कोई इलीगल एक्ट करके या थ्रेटनिंग करके या किसी तरह से प्रताड़ना देते हुए वो ससुराल में या ससुर के मकान में, सास के मकान में नहीं रह सकती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के उस सिद्धांत को जो उसका इंटरप्रिटेशन है वो गलत तरीके से किया जा रहा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन करते हुए अपना सिद्धांत दिया, उसमें कहा कि आपसी सहमति से बहू अपने सास ससुर के घर में रह सकती है, लेकिन वहाँ पे उसको सास ससुर के हितों का ध्यान रखना भी आवश्यक होगा। अगर सास ससुर के हितों का ध्यान नहीं रख सकती हैं तो ये कंपलसरी नहीं है, ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि वो वहाँ पर जाके बलपूर्वक रहें। इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को, जो ऑर्डर है उसको आप ध्यान में रखते हुए आप अपनी कंप्लेंट भी दर्ज करा सकते हैं बहू के खिलाफ और लीगल कोर्स ऑफ एक्शन में जाकर उसके खिलाफ इलीगल एक्ट के लिए प्रोसीडिंग्स भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। हमारे साथ तो सुनील जुड़ चुके हैं, यूपी से हैं। सवाल पूछिए। सुनील जी, सवाल पूछ लीजिए। हमारे साथ विकास जुड़ चुके हैं फिरोजाबाद से। सवाल पूछिए। हाँ, मेरा सवाल मैडम ऐसा है कि मेरा ध्वनि प्रदूषण से रिलेटेड सवाल है। जी पूछिए। हाँ, तो उसमें क्या है कि मेरे पड़ोसी ने एक छत पे जनरेटर रख लिया है, जिसकी मैंने जनसुनवाई पोर्टल पे कंप्लेंट भी की है और वहां से आश्वासन मिलता है कि वो बोल रहा है कि हटा देंगे और हटता नहीं है। फिर मैंने डीएम से भी कंप्लेंट करी तो उन्होंने प्रदूषण विभाग में भेजी है, तो उन्होंने प्रदूषण विभाग वालों ने रिपोर्ट लगाई कि आप अपने स्तर से कार्रवाई करिए। पुलिस अधीक्षक को भी लिखी है, तो ये कंसलेशन मिला है कि उसने बोल दिया है कि हम जो है उसको टीम से मतलब कैनोपी से कवर कर लेंगे, साइलेंसर लगा लेंगे, लेकिन फिर भी राहत नहीं मिल रही है। ना ही कोई पुलिस विभाग का अधिकारी आके देखता है कि हाँ ये मानक सही है, अब आप थोड़ा सा इसको थोड़ा हटवा लो। तो मैडम ये समाधान कैसे होगा? हम जरा सी कंप्लेंट, इतनी सी प्रॉब्लम के लिए बड़ा एड़ी चुटी का जोर लगाना पड़ता है। देखिए विकास जी, आपने जो कंप्लेंट की जिलाधिकारी महोदय को, जिले के कप्तान महोदय को, ये शिकायतें आपने सारे कंटेंट्स के साथ में की हैं, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट को शिकायत की है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप एक शिकायत नगर निगम में नगर आयुक्त को भी करिए, क्योंकि कोई भी जेनसेट कहीं पर भी इंस्टॉल किया जाता है तो उसके लिए नगर निगम से अब परमिशन लेना आवश्यक हो गया है और जो पॉल्यूशन है उस पॉल्यूशन का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। तो जो प्रदूषण विभाग है उस प्रदूषण विभाग से भी एनओसी लेनी होती है। अगर उसने कोई एनओसी नहीं ली है, कोई परमिशन नहीं ली है, तो उसका जेनसेट वहाँ पे इंस्टॉल नहीं हो सकता है। आपको जिलाधिकारी महोदय को प्रार्थना पत्र देते हुए उसमें ये ज़रूर लिखना चाहिए कि प्रदूषण के साथ साथ इस जनरेटर से यहाँ न्यूसेंस भी क्रिएट हो रहा है, यानी नॉइस पॉल्यूशन के साथ साथ न्यूसेंस भी यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से कभी भी कोई शांति भंग हो सकती है। ऐसी स्थिति में यदि जेनसेट प्रॉपर प्लेस में नहीं है, प्रॉपर परमिशन के साथ में नहीं है,
तो 133 के जो प्रोविजंस है सीआरपीसी के, उसके अकॉर्डिंग जिलाधिकारी महोदय किसी एसीएम के माध्यम से ये निर्देश कर सकते हैं कि वो जेनसेट वहाँ से रिमूव किया जाए। और यदि रिमूव नहीं किया जा रहा है तो उस पर जो पेनल्टी और दंड के प्राविधान हैं उनको इम्पोज किया सकता है। तो आप नगर निगम में नगर आयुक्त को शिकायत करें, जिलाधिकारी महोदय को शिकायत करें, और उसके बाद यदि कोई विवाद होता है तब एसपी महोदय को शिकायत करें, तो निश्चित रूप से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। हमारे साथ राकेश जी जुड़ चुके हैं जयपुर से, सवाल पूछिए। हेलो, नमस्कार वकील साहब। जी नमस्कार। हेलो, नमस्कार जी। वकील साहब, आपकी आवाज मुझे कम सुनाई दे रही है। राकेश जी अपना सवाल। हेलो, आपकी आवाज आ रही राकेश जी, सवाल पूछिए। अच्छा ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि जैसे मतलब क्या है कि मेरी जो यानी वाइफ के साथ है ना केस चल रहा है दफा 9 का, वो उन्होंने मुझे केस किया है मेरे पर, और मैंने उनके ऊपर तलाक का केस किया हुआ है। तो क्या मैं तलाक का केस अगर विड्रॉ कर लेता हूँ और दफा 9 का केस उसने जो किया है वो वैसे जो चालू रखता हूँ, तो क्या वो मेरे घर में जबरदस्ती एंट्री कर सकती है? देखिए, सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट में जो आपकी वाइफ ने केस किया है वो विदाई के लिए किया है कि आप उनको विदा करा के अपने पास रखें और पति धर्म का आप पालन करें। आपकी तरफ से जो सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट में केस फाइल हुआ है उसमें आपने जो ग्राउंड लिया होगा डाइवोर्स का, उस डाइवोर्स के ग्राउंड के अकॉर्डिंग जो आपका सेक्शन 13 का पिटीशन है वो ट्रायल उसका चल रहा होगा। तो ऐसी स्थिति में आप सेक्शन 13 में जो ग्राउंड हैं आपके, जो आधार हैं आपके तलाक के, यदि वो पुख्ता और उसके सापेक्ष कोई सबूत है आपके पास में, तो आप सेक्शन 13 के केस को कंटिन्यू कर सकते हैं। और आप डाइवोर्स अगर फाइनली चाहते हैं तो आप डाइवोर्स प्राप्त भी कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले सेक्शन 9 के पिटीशन को भी डिसाइड होना आवश्यक है। सेक्शन 9 के पिटीशन में आप अपना जवाब दावा लगाइए और कोर्ट में आप सेक्शन 13 के कंटेंट जो लिखे हैं उनको उस जवाब दावे में मेंशन करिए। उससे आपको सेक्शन 9 के केस में भी सपोर्ट मिलेगा। यदि आपकी वाइफ एक्चुअल आपके पास आके रहना चाहती हैं और सही तरीके से जीवन यापन करना चाहती हैं, तो जो सेक्शन 9 में कंप्रोमाइज़ होगा आपके उनके बीच का, उस कंप्रोमाइज़ में आप सारी टर्म्स एंड कंडीशन को वर्णित करा दीजिए कि आपकी पत्नी भविष्य में आपके घर में आने के बाद किसी तरह का कोई न्यूसेंस क्रिएट ना करें। जो कोर्ट में सेक्शन 9 की डिक्री होगी वो आपको आगे सपोर्ट करेगी। उसके बावजूद ये डिक्री के कंटेंट्स को वो एक्सेप्ट नहीं करती हैं, तो सेक्शन 13 के पिटीशन को कभी भी आप नॉट प्रेस करने के बाद पुनः फाइल कर सकते हैं या रिकॉल करा सकते हैं। तो आप इन दोनों कंटेंट्स को लेकिन सेक्शन 9 के केस में जब आप WS फाइल करें तो ज़रूर मेंशन कर दें, जिससे आपको आगे सहूलियत होगी और आपको अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू फैक्ट बेनिफिट मिलेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। तो लगातार हम बात कर रहे थे महिलाओं के अधिकार के ऊपर, साथ ही साथ हमने बात करी कि जिस तरीके से आपके क्या कुछ कानून होते हैं। धर्मेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। जी धन्यवाद। वकील आपका फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।